दोस्तों, मैं हूँ नित्यानंद भट्ट और मेरे साथ है सुजीत तिवारी जी। पहाड़ की आवाज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं पूछता है उत्तराखंड का एक विशेष एपिसोड, जिसमें हमारे साथ हैं सुशीला रावत जी, जो पार्षद है 58 की, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी मातृशक्ति है जिनके अंदर एक पीड़ा है अपने समाज के प्रति, अपने वार्ड के प्रति, अपने वार्ड के गरीब तबके के लोगों के प्रति। और उनको ये गुण कैसा मिला, ये संस्कार कैसे मिले, उनके पति से मिले। उनके पति भी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे और यहाँ पे पार्षद भी रहे हैं, इसी वार्ड के पार्षद भी रहे हैं। आज हम इसी तरह चलते हैं, ऐसी मातृशक्ति से आपको रूबरू कराएंगे और सुनेंगे उनके दिल में क्या उद्गार है और वो क्या समझती है कि वाकई में हमारी नारियाँ सशक्त हैं कि नहीं है, जो विकास धरातल पर होना चाहिए था उस धरातल पर विकास हुआ है या नहीं, और आगे की उनकी क्या योजनाएं हैं। इन तमाम विषयों में उनसे बात करेंगे सुशीला रावत जी से। नमस्कार दीदी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बढ़िया। आप जो है एक मातृशक्ति हैं। अब मैं जानता हूँ कि मातृशक्ति का बारे में जितना जानती है उतना पुरुष वर्ग नहीं जानता, क्योंकि एक पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज में हमेशा औरत को एक घर की सजाई हुई वस्तु नजर आती है। आप पार्षद हैं और महिलाओं के बारे में जानती हैं, तो महिलाओं की दशा और दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? दशा और दिशा क्या बोले, कुछ चीज़ें तो हमें एक वरदान भी मिला हुआ है मातृशक्ति को, जिसे शक्ति का रूप दे रखा है। शक्ति है, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, तीनों हम ही हैं। और ठीक है, हमें भगवान ने वरदान दिया है सब कुछ कहने की, करने की शक्ति है। उल्टा कर रही है, महिला सशक्त हो रही है। हाँ नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ रही है। पहले वो घर तक सीमित थी, अब वो घर से बाहर सीमित हो गई है। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो महिला शक्ति या महिलाएं नहीं कर रही है, हर क्षेत्र में आगे हैं। दीदी देखो, हमें से जो बच्चा होता है, लड़का हो या लड़की हो, माँ के पेट गर्भ से पैदा होते हैं, तो हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा जो है, जब वो बच्चे का जन्म होता है तो हम उसको जो है वो खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन आज भी समाज में एक रुचि है कि जब बेटी पैदा होती है तो परिवार में चेहरे पे थोड़ा सा हाव भाव चेंज हो जाता है। इसका कारण क्या मानती है आप? एक महिला इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, अब देखो एक बात बताओ, मैं खुद अपने से ही शुरू करूँगी। मैं जब पहली बार माँ बनी थी तो मैंने भगवान से ही प्रार्थना करा था कि मुझे बेटी देना। अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों की भी पहली बेटियाँ ही हों, क्योंकि हमने अपने मम्मी पापा से भी कभी नहीं सुना, हम भी 3 बहनें, हमने कभी नहीं सुना कि ये मेरी बेटियां हैं। उस टाइम भी मेरे पापा हम लोगों को, मेरा एक ही भाई है, और जितना महत्व मेरे पापा हमें देते थे उतने शायद हमने कभी अपने भाई को देते नहीं देखा होगा उनको कि नहीं बेटियां हैं। बहुत अच्छी सोच है। और हम भी वही हैं, और मैं भी हमेशा चाहती हूँ मैं भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मंडल संयोजिका भी हूँ। मैं भाजपा की हाँ। और मैं सबको यही संदेश देती हूँ, सबको यही बोलती हूँ कि प्लीज़ बेटियों को बोझ ना समझे। और मैं कई उदाहरण आप लोगों को दे दूंगी, क्षेत्र में ही दे दूंगी कई उदाहरण, जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां हैं। अगर वो कहते हैं कि लोग पहले ऐसे ताना मारते हैं ये है, लेकिन मैं उनको एक ही सवाल पूछती हूँ कि आज ये बेटियां तुमको कहाँ लगती हैं कि वो तुम्हें नहीं? सारे देश प्रदेश शहर और सारी बेटियों के पीछे घूम रहे हो तुम तो। हाँ ये तो है, लेकिन बेटियां कोई बोझ नहीं है, समझना भी नहीं चाहिए। और बहुत ही किसी भगवान से प्रार्थना करो कि हर घर में बेटी तो जरूर होगी। आप एक सोशल वर्कर है, विशेषकर पार्षद आप बाद में मानी जाती है, पहले आप सोशल वर्कर मानी जाती हैं। तो आपको ये सोशल वर्कर बनने का कैसे, जब आप गांव में रहती हूँ तब आपको दिमाग में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन जब सोशल वर्क में आप आए तो आपको क्या लगा कि हमको ये जाना चाहिए समाज में? नहीं, मैं छोटे से ही थी, मैं छोटे से ही थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो हमारा बहुत बड़ा परिवार होता था। जब खेतों में हमारे घर के आगे पीछे बहू बेटियां रहती थी तो मैं उनके लिए पानी ले जाती थी, फिर मैं उनके लिए रुको मैं तुम्हारे कुछ बना के लाती हूँ, नहीं मैं तुम्हारे में छोटे से ही ऐसी। अच्छा, छोटे से ही ऐसी थी, छोटे से ही आप ये बिल्कुल हाँ, बहुत हेल्प करती थी मैं लोगों की, हर किसी की हेल्प करती थी, मायके से लेके ससुराल से लेके बाहर भी। और मैं आर्मी, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, और मैं जब रहती थी तो उदाहरण देते थे लोग, अगर कोई कहीं बीमार हो गया तो कहते कि अरे अच्छी उसकी मम्मी नहीं आई, क्या बात है, उसने सुना नहीं होगा। लेकिन मैं चाहती थी मैं सबसे आगे रहूँ, और आज यहाँ पे भी हूँ तो मैं हर काम को ये चाहती हूँ कि वो ऊपर वाले मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे पार्षद बनाया है, और ये मेरा सौभाग्य है। दीदी, जब हमारे रावत जी का दुखद देहांत हुआ
तो क्या आपने मन बना लिया था कि मैं हमारी रावत जी का जो अपने हस्बैंड का उनकी जो धरोहर है, राजनीतिक धरोहर है, उसको संभालने क्या मन बना लिया था आपने उसी समय, या उसके बाद आपने मन बनाया? नहीं, मैं जब उस टाइम 2014 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो 14 के बाद पार्षद चुनाव थे और उसके बाद सांसद के लोकसभा के चुनाव थे। तो जब मैं बाहर निकली तो कोई भी नहीं था, रावत जी को गए हुए 2-2.5 महीने हुए थे। और जबकि उनके साथ तो पूरा रेला चलता था। तो जब मैं 2-2.5 महीने कुछ नहीं होता, लोगों ने मेरे को नाम भी रखे होंगे किसी ने, लेकिन जब मैंने अपने घर के आगे पीछे कुछ 8-7 लोग देखे, क्योंकि मेरे क्षेत्र वालों ने 1 साल तक शोक मनाया। किसी ने अपने त्योहार भी नहीं मनाए, इतना शोक मनाया लोगों ने हमारा रावत जी के जाने के बाद। लेकिन मैंने जब देखा, अरे बाप रे बाप, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और कोई भी नहीं है, मैंने कमर कसी, सर में मैंने रावत जी की फोटो के आ गई कि मुझे शक्ति देना। उस टाइम मैंने किसी की परवाह नहीं करी कि कोई, क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कोई कहता ले पति मरा 2-2.5 महीने, लेकिन नहीं, मेरे पति का सपना था कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि नहीं, उनके सपने को मैं पूरा करूंगी और मैं पूरे वार्ड में प्रचार प्रसार करने के लिए निकली। सुना है कि जब आप पहली बार गए हैं तो लोगों ने आश्चर्य माना कि ये महिला कैसे निकल गई है, तो 2-2.5 महीने हुए हैं इनके पति को देहांत हुआ। तो आप लोगों को समझाती थी कि भाई मैं तो अपने पति की धरोहर को जिंदा रख रही हूँ। नहीं, जब मैं क्षेत्र में गई तो लोगों ने, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, लोगों को देखने से भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि लोग मुझे गलत तरीके से देख रहे हैं। नहीं, सबने मुझे गले लगाया, सबने मुझे गले लगाया और कहा कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। बस एक, अगर 5 रहे होंगे तो दूसरे गले में 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, मतलब 80, 90, 100 महिलाएं मेरे साथ जुड़ गई। सारी महिलाएं मेरे साथ आ गई, सबने कहा कि नहीं, हम तेरे साथ हैं। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि किसी ने मुझे कुछ गलत सोचा होगा कि देखो हस्बैंड चले गए और 2 महीने के बाद। उस समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? एक मात्र शक्ति है, पहली बार आप राजनीति में आई थी, और एक चुनौती भी आपके सामने आई होगी, वो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? मेरे हस्बैंड ने लोगों को इतना वैसा बना दिया था कि मुझे शायद आप थोड़ा सा वो भी करके इस टाइम मेरे को गुस्सा भी आ जाता है कि इन्होंने लोगों को इतना कुछ सिखाया। आपके गुस्से में नहीं जानते थे, आपका गुस्से में मैं कहानी भी सुनाऊंगा। हाँ, कोई जानते भी नहीं थे कि पहले राजनीति होती क्या है। मेरे हस्बैंड ने बोला, सभी लोगों को, आदमियों को बोलते थे तुम घर में बैठो, अपनी महिलाओं को बोलो। हाँ भाई जी, मैंने तो आरा घर भी नहीं देखा। राव जी बोलते यहाँ से बस में बैठो और आरा घर पे जाओ, ड्राइवर को पूछो आरे घर कहाँ है। वहाँ तहसील में जाओ, कचहरी में जाओ, वहाँ जा करके पहले आप अपना काम बताओ उनको, कर्मचारी को नहीं करते वहीं से मेरे को फोन लगाया करो, लेकिन जाओगी तुम ही अकेले। तो लोग इतने वो हो गए। पति की बैसाखी तो सारा नहीं चले। कौन? आप। पति की बैसाखी की सारे बड़े ही उनका राजनीति में रहा, लेकिन जो काम किए हैं आपने अपने बलबूते पे किए। हाँ, मैंने उनकी राजनीति में कभी ध्यान नहीं देती थी। मैं अंदर बाहर जाते समय कोई बातें सुन लेती थी ना, क्योंकि मुझे राजनीति पसंद नहीं थी। पूछो क्यों? मेरे को राजनीति से, मैं सोचती सारे बेईमान लोग राजनीति में होते होंगे, ईमानदार कोई राजनीति में नहीं होते। लेकिन जब हमारे रावत जी ने ईमानदारी दिखाई तो मैंने कहा नहीं, राजनीति में भी ईमानदारी होती है। निगम में कहावत है आपके बारे में कि आप जो है नेक की पटकने में देर नहीं लगाते। क्या सही बात है ये? अगर आपने बात आपको मनानी है तो आप जो है भिड़ जाते हैं वहाँ अधिकारी से। हाँ, भिड़ती हूँ, क्यों नहीं भिड़ूंगी? हमारा काम है, वो किस लिए बैठ रखे वहाँ? क्यों बैठ रखे? काम करने के लिए बैठे। कोई वाक्य बताया हो आप वहाँ गए हो और वो किसी अधिकारी ने आपकी बात नहीं मानी तो आपने कुछ किया सकता? नहीं, जाती हूँ तो फिर संभलना पड़ता है, ज़्यादा भी नहीं बोलना पड़ा, क्योंकि हमारे रावत जी का यही बोलते थे कि अगर आपको कुछ काम निकालना है तो जो बाहर एक गेट पे बैठा रहता है कोई ना, उससे दोस्ती कर लो, अंदर घुसा, फिर अपनी बात वहाँ रख लो। तो मैं गुस्सा तो मैं करती हूँ, कई चीज़ जगह कर देती हूँ मैं, लेकिन बाद में उनको प्यार से समझाती यार मैं भी तो जनता की प्रतिनिधि हूँ ना। अगर जनता मुझसे सवाल पूछेगी तो मैं तो आपके पास ही तो आऊँगी ना। तो हंसते खाते फिर सॉरी भी बोल देती हूँ। कुछ पार्क आपके क्षेत्र में ऐसे हैं, मैं कई लोगों से मिला भी हूँ और कई लोगों आपके सिर्फ एक ही चीज़ पे लोग आपको थोड़ा सा नाराज है कि जो पार्क है, पार्क की देख का आज तक कोई भी संसाधन आप उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। नहीं पड़ा। मैं 3 साल से
मैं आपको चिट्ठियाँ दिखाऊंगी। आप एमडीडी अभी भी मेरी 14, 15, 16, 17 पार्क है मेरे। मैं 3 साल से लगातार एमडीडी में जा के परेशान हो गई। प्लीज़ मेरे पार्कों को बना दो। मेरे पार्कों में मेरे हस्बैंड जब से ये एमडीडी कॉलोनी बनी होगी तब से मेरे हस्बैंड ने 2-3 पार्क बनाए थे और उसकी पहल मैंने करी। उससे पहले भी तो कोई पार्षद रहा होगा, लेकिन अभी भी मेरे पास लिखा हुआ है, अभी भी 2 महीने नहीं हुए मैंने रिमाइंड कर दिया एमडीडी को। मेरे क्षेत्र में 15 पार्क हैं, प्लीज़ वो बना लो। रही बात लोगों की नाराज़गी, अगर किसी दिन मैं वार्ड में चली गई, चुनाव में ही जाऊंगी ज़्यादा, हम उसमें एक रैपर नहीं गिरने देते हैं। हम मशीन खरीद के हम अपने पार्क की रेख देख अपने आप करते हैं। अभी भी मैंने पार्क बनाया है, मैं सुबह खोलती हूँ 5 बजे, शाम को खोलती हूँ 5 बजे। आप घूमो फिरो, फालतू एक भी नहीं जाएगा इससे। ये पार्क है, पार्क को हरियाली बना के हरियाली लोगों के घर के मटेरियल पार्क में गिरा रखा है। अभी पार्षद का ही काम थोड़ी, आपका भी तो कुछ जिम्मेवारी होगी, अपनी भी तो कुछ जिम्मेवारी होती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको भी खुद अपनी देख रेख करनी चाहिए। आप देखो कि आप ये भी जानते हैं कि नशा विनाश की जड़ होती है, लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। आपका क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा नशा का कारोबार है, तो इससे कभी आपने कोई थाने SSP वगैरह जाकर कभी कंप्लेंट की है? कई बार बताइए क्षेत्र के लोगों के मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ। सबसे ज्यादा नशाग्रस्त एरिया आपका है। हाँ, नहीं देखो अभी है, अभी तो बहुत सारा कम हो गया। मेरे घर के आगे काफ़ी लोग, जब मैं थी वहाँ तो यहाँ पे मतलब पार्षद भी नहीं थी, तब बाद में बनी थी, लेकिन जब यहाँ पे रहते कई बार मैंने पुलिस में फ़ोन करके पुलिस वालों को बताया, बुला के यहाँ पे ये पूरा नशा खत्म करा। इस कॉम्प्लेक्स में इतना बैठे रहते थे लोग बाग कि ये पूरा खत्म हो गया। यहाँ कोई नहीं बैठता, किसी की हिम्मत यहाँ पे बैठने की नहीं है। लेकिन मैं लोगों को ये कहती हूँ, अगर कहीं पे आपको दिखता है तो आप प्लीज़ मुझे सूचना करिए। अब देखो हर जगह तो मैं भी खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन जब कहीं पे कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं पुलिस वालों को ये बोलते हैं, आप सायरन बजा के मत आओ यहाँ। सायरन बजा के जब आप आते हो ना तो तब तो भाग जाते हैं। लेकिन मैं क्षेत्र के लोगों को, लेकिन मैं ये बोलने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाऊंगी कि कुछ लोग तो ये सोचते हैं ये प्रतिनिधि बना है तो ये सब कुछ प्रतिनिधि करेगा, हम कुछ नहीं करते। लेकिन ये गलत सोच है ना, ये गलत सोच। आपने मुझे बना तो दिया, अल्लाह के जैसे एक मझधार में छोड़ दिया। मेरे पीछे भी तो दल बल चाहिए ना, मेरे साथ भी तो कोई चाहिए ना, है ना। लेकिन कोई इतने वो ही नहीं करते। सोचते पार्षद बनाए, ये दिन रात घूमे, ये चक्कर काटे, ये सोए ना, ये खाए नहीं, अपने आप देखे, लेकिन हम कुछ नहीं करे, हमने तो बना के दे दिया इसे। कोरोना काल में भी आपके कई बार वो लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं कि आप कोरोना काल में जो है घर तक में अपने घर के अंदर अंडरग्राउंड हो गए थे, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बोला जी। किसने बोला एक बार उनको भी मेरे को पता तो चलना चाहिए। राशन बांटा मैंने अपनी जेब से 250-300 लोगों का। अच्छा। और घर घर सर्वे करने के लिए गई कि कोई भूखा तो नहीं रह रहा, लेकिन सिर्फ राशन मैंने उनको नहीं दिया जिनका राशन कार्ड था, जिनका वो कोई, मेरे पास आंकड़ा है। मैंने 4 बार तो आयुष्मान कार्ड लगाया, 700-800 तो मैंने आयुष्मान कार्ड बनाए लोगों के। अब ये शायद 18 तारीख को मेरा कैंप फिर दोबारा लगने वाला है आयुष्मान कार्ड का। लेकिन लोगों ने, अब लोग सोचते हैं कि उस टाइम फ्री के चक्कर में सोचते हैं लोग सब हम खाएं, अब घर में रहे। एक बात, सिर्फ एक पार्षद ही ऐसा था और एक मेरे पर्यावरण मित्र जो हम लोग रोडों में थे। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी, फोटो ही दिखाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी कि मैं घर के अंदर थी कि घर के बाहर थी। मैंने बिल्कुल परवाह नहीं करा कि मुझे भी कोरोना हो सकता होगा तो होगा, क्या करूं फिर। मैं तो प्रतिनिधि हूँ, मैं तो जाना पड़ेगा मुझे। तो कोई बात नहीं, जिसने ये सब। दूसरा ये है कि आपके अगर रोड की लाइटों की क्या व्यवस्था है? रोड लाइट मेरे यहाँ रोड लाइट देखो अब बरसात में खराब तो होती है, लेकिन हम जो विभाग है ना इसका जो है, बहुत बार हमने पार्षदों ने धरना प्रदर्शन दे दिया। आज भी देखो ये मेरी लाइटों की कंप्लेन है। आज अब हम लोग कांग्रेस के पार्षद का क्या बात है, एक बहाना है कि हम जो है सत्ता में नहीं है तो हमको जो है भाजपा के जो मेयर साहब है वो हमको नेगलेक्ट कर देते हैं। सबसे झूठ बात, सबसे झूठ बात। बोर्ड बैठक में माननीय विनोद चमोली जी ने तक कहा कि गामा जी आप बहुत किस्मत वाले हो, पता ही नहीं चलता कि कौन कांग्रेस के और कौन बीजेपी के पार्षद है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगी, कोई विरोध नहीं करते कांग्रेस जी, क्योंकि उनका सारे काम हो रहे हैं। वो विरोध क्यों नहीं करते? अगर उनका कोई काम नहीं हो रहे तो बजा के देखे ना, वो टेबल तो बचाए जरा नगर निगम में। पता ही नहीं, मुझे तो आज तक भी पता नहीं कि पूरे कांग्रेसी है कौन, क्योंकि कोई भेदभाव ही नहीं होता।
जो बजट हमको मिलता है वो बजट उनको मिलता है। हो सके तो मैं अगर छानबीन करने लगूँ तो हो सके तो मेरे से ज्यादा बजट उनका भी होगा। गामा जी में हमारे पहाड़ी इतने हैं, हाँ, और आप भी पहाड़ी हैं, तो जी। गामा जी के सामने आपका ये कोई आदान विचार होगा, आदान प्रदान हुआ है कि भैंसों ऐसा होना चाहिए, भैंसों नहीं, ऐसा होना कई बार चाहिए? होता है, हाँ। कई बार होता है। तो उनका क्या जवाब होता है? हाँ, करेंगे, करते हैं वो उनकी क्या होता है, क्यों नहीं विनोद होता चमोली के कार्यकाल कुछ तो हम विनोद चमोली के कार्यकाल में जी। और इस कार्यकाल में क्या अंतर मानते हैं? हाँ, कार्यकाल में तो ये है कि साफ साफ अंदर है। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी होते थे तो कई बार मैं उनको भी सुनते थे, टेबल बजा के आ जाते थे चमोली जी के। चमोली जी कल भी बोल रहे थे, चमोली जी वहाँ जब प्रोग्राम हो रहा था कि ये मतलब इस हॉल से मेरी बहुत वो है, लगाव है। कई बार भीड़ जाते थे, जैसे सारे लोग, उस टाइम बजट भी नहीं था, बजट चमोली कम होता था, बाजी, सीमित बजट होता था, नहीं सीमित था। बजट होता था। मैं खुद अपने हस्बैंड जी से भी सुनती थी कि वो जाके भीड़ जाते थे चमोली जी से, पुराने जितने भी पार्षद होंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे माननीय मेयर गामा जी सबकी सुनते हैं और कोई भेदभाव नहीं है कि ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का। कांग्रेसी झूठ बोलते हैं। एक साल के 1.25 साल करीबन आप चुनाव कर रहे हैं, हाँ। तो कुछ ऐसे काम है जो आपके माइंड में चल रहे हो और जिसको आपको हर हाल में पूरा करना है। हाँ है। हाँ। तो हम वही सुनना चाहते हैं, हमारे जो है इसका ऑनलाइन वायरल होगा, लोग यही सुनना चाहेंगे कि आप हाँ। कोई ऐसा लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि मैंने 1 साल के अंदर अंदर ये काम अपने पूरे करने, ताकि समाज के सामने मैं बोल सकूं कि जो काम आज तक हुआ वो मैंने किया। हाँ। तो ऐसा है? नहीं है। मैं जब से पार्षद बनी हूँ, मेरे फर्स्ट बोर्ड बैठक से मेरा ये था कि मुझे मेरे क्षेत्र में 2-3 सामुदायिक केंद्र बनाए। ये जो नदी किनारे हैं वो मेरे हस्बैंड के टाइम से चला पड़ा था। उस टाइम भी क्या हुआ था, मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब से मैं बोर्ड में पार्षद बनी और फर्स्ट बोर्ड से मेरा नगर निगम से यही है कि नगर निगम जमीन आपकी है और मेरे यहाँ पे मेरे क्षेत्र के लिए EWS क्वार्टर है, कोई इतनी जगह नहीं है। पार्क में है तो देखो ये पार्क हम शादी ब्याह करेंगे तो बहुत दुर्दशा होती है इन पार्कों की, तो मेरे पास जगह भी है, नगर निगम की बहुत जगह है, ताकि कोई कब्जा ना करे। मैं माने मेयर जी से बोल रही हूँ कि आप कर लीजिए, या तो अपनी निधि से, थोड़ा मेरी निधि से ले लो, अपनी निधि लो। रोड सड़क नाली तो बनती रहती है, ये टूटती रहेंगी और बनती रहेंगी, कोई वो नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, मेरे 2-3 सामुदायिक केंद्र थे और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जाते जाते अगली बार जाते नहीं, आप इसमें जोड़िए, आप इसमें जोड़िए। जाते तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक साल नहीं, चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगी, नहीं मतलब जाते मतलब मेरे ये कार्यकाल पूरा होते होते मेरे 2-4 सामुदायिक केंद्र बन जाते तो मैं बहुत खुश हो जाती। ये तो पूरे गरीबों का भी भला हो जाएगा, लोगों को वेडिंग प्लान नहीं करना पड़ेगा, लोगों को वेडिंग प्लान नहीं करना पड़ेगा। बहुत महंगा है, देखो हर कोई तो ये सब काम नहीं कर सकता है, उपलब्ध और आपकी क्षेत्र में तो गरीब बस्ती भी है, बहुत चीजें है, मरीन बस्ती भी है, तो मैं चाहती हूँ कि उसका क्वार्टर नहीं है, छोटे-छोटे कमरे हैं, EWS के कमरे, 1-2 कमरे हैं, उनकी जगह नहीं है। एक तो यही है, ये नारी निकेतन का जो पुल है उसके बगल में जो जगह, एक मेरा सामुदायिक का है, लेकिन वहाँ से मुझे चिट्ठी आ गई है। मैं हाँ ठीक करा, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात भी बोलना चाहती हूँ। मुझे चिट्ठी आ गई नगर निगम से कि ये जलमग्न भूमि है, यहाँ नहीं बन सकता है। तो दबाव के कारण हाँ, मैंने बोला नहीं, अब मैं उसकी चिट्ठी बनाने वाली हूँ कि नगर निगम विधानसभा नदी किनारे, पूरी मलिन बस्ती नदी किनारे, कांजी हाउस नदी किनारे है, गढ़वाल सभा की जमीन नदी किनारे, तो मेरा एक सामुदायिक केंद्र क्यों नहीं बन सकता है? हॉल ही तो बनाना, हॉल भी मैंने माननीय मेयर को बोला कि हॉल मतलब ये का नहीं बनाना है, आप 2 कमरे बना दो, लैट्रिन बाथरूम बना दो और टीन शेड बना दो, ताकि लैंडर का वजन न पड़े, वजन ना पड़े। अगर कल कुछ तोड़ना भी पड़े तो आसानी से हो। बिल्डिंग नहीं बनानी है, बस जितना बनाना है। और मैं इसके पीछे, अगर ये सब चीजें नहीं बनेंगे तो मुझे अपना कार्यकाल में जो काम करा हो शायद मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। आपने अपने कार्यकाल में एक अंतिम क्वेश्चन है, आपको जो बोलते हैं ना आत्मा में, कोई काम करो अगर जब तक आत्मा बोलेगी यार बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, आपने इस 4 साल के अंदर अंदर कोई ऐसा काम किया जो आपकी आत्मा बोलती होगी यार मैंने देहरादून में सबसे अच्छा वेल पार्षद बन के दिखाया? नहीं, मैं तो देखो अब यही थे, मैं थोड़ा सा ये पक्का मुद्दा, देखो रोड सड़क तो मैंने बहुत बनाई, बन भी रही है, चल भी रही है। अभी 5 रोडें सैंक्शन हो रखी हैं, थोड़ा बरसात बंद हो जाए तो वो भी शुरू होने वाली है। लेकिन हर किसी इच्छा पूर्ति कोई नहीं कर सकता है किसी के, लेकिन अपनी तरह से मैं पूरा प्रयास करती हूँ। लेकिन जनता देखो कोई नहीं बोलेगी कि करा है, लेकिन मुझे संतुष्टि, मैं चाहती थी कि मेरे 2-3 सामुदायिक केंद्र बन जाते
तो मैं सोचती कि मैंने आपने जो है गंगा पैंथणी पास कर जी गंगा पैंथणी जी पास जी तो जाते जाते आप अपने वार्ड के मेंबर्स को, हाँ शासन प्रशासन को हाँ। कोई मैसेज देना चाहती हैं? हाँ जरूर देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है और काम के लिए ही जो जिसको भी चाहे किसी भी पार्टी का हो कोई हो, हाँ, दल न देखे, दल न देखे। दल न देखे। दल न देखे। और मैं हूँ, मैं कभी नहीं बोलती कि ये कांग्रेस का ये बीजेपी का, मैं सबको यही बोलती हूँ। अभी मैं सबकी पार्षद हूँ, मुझे आप लोगों ने चुन के भेजा है यहाँ, तो ये जिम्मेवारी आपने मुझे दिया है। मुझे ऐसे सहयोग करते रहें और मुझे सारी जगह से अच्छा सपोर्ट मिलता है, सरकार से भी मिलता है, नगर निगम से भी मिलता है, क्षेत्र से भी मिलता है। अब कोई कमी बेसी अगर रह गई हो तो क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ सबसे, क्योंकि हर कोई इच्छा पूरी कोई भी नहीं कर सकता है। जितना हो सका मैंने अकेले दम पे कर्म करूंगी, कर्म के लिए ही जिंदा रहूंगी, जिंदा रहूंगी, बस मेरा और कोई ये थी हमारी सुशीला रावत जी, पार्षद 58 वाली। कहते हैं ना, इंसान के जीवन में अगर दिल में कुछ करने की लालसा हो तो खुद जो है जवान पे दिया जाती है, उसके हाथ पाँव भी चलने लग जाते हैं। केंद्र का बनाऊंगी और सामुदायिक केंद्र क्यों बनाऊंगी, ताकि कोई भी गरीब का वहाँ पे शादी हो सके, नामकरण हो सके, जो भी छोटे छोटे फंक्शन होते हैं वहाँ पे हो सके और उनको ज़्यादा उनकी जीवों पे भार न पड़े। साथ ही इन्होंने क्या आज तक कितना किया है, कोरोना काल में इनका उपलब्धि एक बेमिसाल रही है। चाहे जनता कुछ ही बोलती रही, जनता की कोई परवाह नहीं होती है, जनता बोलती रहती है। साथ ही आगे ये काम करती रहेंगी। चुनाव नज़दीक आएंगे तो ये आपके साथ जाएंगे डोर टू डोर। जो आप बोलेंगे, इनका कहना है कि जो आप मुझे सुझाव देंगे मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। यही हमारी एकमात्र शक्ति का संकल्प है और यही इनका जुनून है। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।